जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को खैरियत से ही रखे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर which is from the ninth biology SSC 1 and I'm going to start it with the small dua. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोग ये ज़रूर भी पढ़ा करें। Okay, topic is from cells and tissues, chapter number 4, and my today's topic is endoplasmic reticulum. One another cellular organelle. हम आपको मालूम है कि आजकल हम लोग cellular organelles डिस्कस कर रहे हैं। ये एक और cellular organelle है और ये भी यूकैरियोटिक cells का cellular organelle है। ओके अब हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल का नाम है, इसकी लोकेशन की हेडिंग है, और मगर उससे पहले हम देख तो लेंगे ये है क्या चीज़। तो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है और ये जो दरमियान में सुराख नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स एंड दिस न्यूक्लियस राइट at the side of the nucleus we have seen some कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैसी है, लिखा हुआ है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। अब ये सारे चैनल्स हैं, ठीक है ना, आपस में सब कनेक्टेड हैं। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ें हैं ये सारी। अच्छा, इसके बाद उसकी आप पहले देख लो इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन है इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप से सेल मेम्ब्रेन तक ये प्रेजेंट होता है। इनके स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड इट विल एंडेड अप टू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एक फिगर देखते हैं, शायद हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा ये। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। Okay, this is this is nucleus, this is nucleolus. That blue colored is not you have no idea about that. Okay, just forget it. And then this maroon colored line, the dark colored line is inner nuclear membrane and that is outer nuclear membrane. We know that nucleus is a double membranous organelle. Okay, now look at that brown colored outer membrane which is continuous with this another sac like structure, another tube-like structure, which is basically the endoplasmic reticulum. We can see that from the it has started from the this this outer membrane and from this as well, right, and they are connected to each other as well, ठीक है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमने ये भी देख लिया कि इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, आपस में बार बार ये कनेक्शन डेवलप हुआ है एंड दे आर कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट पार्ट, ठीक है ना। और जाएगा कहाँ तक, एंडोप्लाज्मिक सॉरी सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा। एक और बड़ी खूबसूरत मेम्ब्रेन है, ये बताना चाह रही हूँ। किसी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि ये बायो मेम्ब्रेन्स का क्या मतलब होता है। तो बायो मेम्ब्रेन्स ये होती हैं बेटा कि आप ये देखो, ये न्यूक्लियस की ना, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है और ये दूसरे ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब हर मेम्ब्रेन, इसको मेम्ब्रेन को देख के आपको कौन सी मेम्ब्रेन याद आई? इसको देख के आपको सेल मेम्ब्रेन याद आई ना। तो तमाम तर सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाय लेयर से बनी हुई हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या जो भी और ऑर्गेनल हम पढ़ने वाले हैं, उन सब पे अगर मेम्ब्रेन है तो वो कैसी बनी हुई होगी, सेल मेम्ब्रेन जैसी होगी वो। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायो मेम्ब्रेन्स या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब आप ये बताना ये चाह रही थी कि ये इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ से आपको लग रहा है ये टूटी हुई है, तो असल में ये टूटी भी नहीं है, यहाँ से ये कनेक्टेड है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताना ये चाह रही थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है और प्रेजेंट कहाँ है, विद द स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अप टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी काफी, यानी आप कह सकते हो एक बड़ा ऑर्गेनल है, ठीक है। अब आप देख, अब यहाँ से आपको थोड़ा ज्यादा क्षेत्र नजर आ रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की इनर, ये न्यूक्लियस की आउटर, यहाँ न्यूक्लियस की ये दोनों कंटिन्यूस सही नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है इसके साथ। तो अब वो यहाँ से यहाँ जो जितना जैसा भी इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये वाली मेम्ब्रेन जैसे बनती है वो इसके आगे बनेगी। तो आई एम होपिंग आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है कि एक तो ये इसकी लोकेशन समझ आ गई है, दूसरा ये कि ये भी सेल मेम्ब्रेन जैसा ही है इसकी मेम्ब्रेन, और तीसरी बात ये कि इंटरकनेक्टेड है ये आपस में, सारी मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड है। ओके, अब इसकी टाइप्स हैं।
सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी तक आपने ये बात समझ ली है कि आपके पास एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड सैक्स हैं जिनका नाम सिस्टर्नी है। दूसरी बात, दे आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तीसरी बात हमने देखी कि इंटरकनेक्टेड हैं, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं सारी आपस में कनेक्टेड है। और चौथी बात हमने देखी है कि इट हैज़ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को RER भी कह देते हैं, स्मूथ को SER भी कह देते हैं। तो ये पॉसिबल है। ओके, इसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर की बात आ गई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस और द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस राइबोसोम्स, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पर्पल कलर के डॉट्स इस फिगर पे नजर आ रहे हैं आपको। सो ये ribosomes हैं, and these ribosomes are attached to rough and basically they are attached to the endoplasmic reticulum, and as ribosomes are attached to the cisternae, so they are called as rough endoplasmic reticulum। ठीक है, इन्हें हम कह देते हैं rough endoplasmic reticulum। अच्छा, अब ये फिगर आ गई, अब हम इसकी थोड़ी सी लेबलिंग चेक करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो दरमियान में आपको सैक्स से थैलियां थैलियां नजर आ रही हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन इसके ऊपर ये पिंक कलर है, मैंने एरो का कलर भी पिंक रखा है ताकि आपको पता चले कि किस पार्टिकल की बात हो रही है। ये इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो दो तरह के मैंने भी आपको नाम बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। स्मूथ स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, जबकि रफ के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। अच्छा, अब ये एक और आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपने राइबोसोम्स वाली वीडियो देखी है और आपको राइबोसोम्स का फंक्शन समझ आ चुका है, तो राइबोसोम्स का काम था प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम था प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक डायग्राम है, थोड़ी बड़ी होकर मेरे ख्याल से समझ खास नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही सही। चलो, अच्छा, अब ये देखो ये क्या चीज़ है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड। इसके ऊपर भी रफ एंडोप्लाज्मिक एक और कनेक्टेड है, नीचे एक और सैक कनेक्टेड है। सैक के साथ यहाँ ये डॉट्स, ऊपर ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स हैं, नीचे वो डॉट्स ना राइबोसोम्स की तरह दिखा दिए गए हैं। ये राइबोसोम अटैच कर दिए इस मेम्ब्रेन के साथ। ये राइबोसोम्स ही तो अटैच है ना रफ के साथ, तभी इसका नाम रफ है। अब ये सब आप देख रहे हो कि ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ये भी प्रोटीन बना रहा है, ये राइबोसोम भी प्रोटीन बना रहा है, ये राइबोसोम भी प्रोटीन्स बना रहा है, ये भी प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन बनते बनते कंप्लीट हो गई, यहाँ पे पहुंच गई है। अब ये जो प्रोटीन बन चुकी है, तो क्या हो रहा है कि ये प्रोटीन प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो राइबोसोम्स का तो काम प्रोटीन बनाना है, तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये भी प्रोटीन बनाने में इनकी हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? वो प्रोटीन बनाना, वो जगह प्रोवाइड करता है कि यहाँ प्रोटीन बना लो, और फिर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टोर भी होती है। जैसे ही आपने देखा राइबोसोम्स का काम खत्म हो गया, राइबोसोम डिसअसेंबल हो गए, तो दोनों सेपरेट हो गए। दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्यों प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर तो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट लैक्स राइबोसोम्स, उसका स्ट्रक्चर है, हेडिंग जिस तरह मैं बनाती हूँ, आप इसी तरह अपनी बुक के ऊपर हेडिंग्स बना लो। पैराग्राफिंग बिल्कुल नहीं करनी वाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर। मैं पुट एज मच एज यू कैन द हेडिंग्स। ओके, ओके, दिस इज द एनिमल सेल। हमारे पास एक और एनिमल सेल आ गया। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही आगे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ देख रहे हो आप, अच्छा दोनों का फर्क है, वो सैक्स हैं और ये ट्यूब लाइक है। ठीक है, जो स्मूथ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लंबे लंबे सैक्स की तरह है ना, लंबी फ्लैटेंड, फ्लैटेंड सैक्स हैं। और ये भी सैक्स हैं, मगर ये कैसे सैक्स हैं? ये ट्यूब लाइक सैक्स हैं। ठीक है, सो स्मूथ में दो डिफरेंस हमने देख लिए। एक दो डिफरेंस हमने देखा कि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, दूसरा हमने देखा ये ट्यूब लाइक थी, जरा पतली पतली थी। अच्छा, फिर हमारे पास आगे फंक्शन ऑफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका पहला काम है दैट इट इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। अभी देखते हैं ये क्या होता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सेल टू द अदर। ठीक है, एक तो इसका काम है कि लिपिड बनानी है, लिपिड तोड़नी है। दूसरा इसका काम है
कि ये फूड को जो भी मटेरियल बना रहा था, प्रोटीन्स बना रहा था, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और तीसरा काम भी है डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। गुड हो गया, हमें पता चल गया 3 फंक्शंस हैं। ओके, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की जरा हम डिटेल देख रहे हैं। लिवर, अब आपको मालूम है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। अब ये लिपिड कहीं से बना होगा ना, किसी ने बनाया होगा, तो ये लिपिड है फॉस्फोलिपिड। फिर आपको ये वाली बात भी याद है, मैंने सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी हमारे लिपिड में प्रेजेंट हैं, वो भी लिपिड हैं। वो भी किसी ने बनाए होंगे ना हमारी बॉडी में। हमने तो फॉस्फोलिपिड नहीं खाए, हमने तो पता नहीं किस, हमने जो भी खाया वो तो डाइजेस्ट हो गया, टूट फूट गया। बाकी तो हमारी बॉडी ने खुद बनाना जो कुछ उसको चाहिए। तो अब जो टूटा फूटा तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो गई। लेकिन जब सेल ने खुद बनाया अपने लिए, तो कौन बनाएगा? ये बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द लिवर इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। वैसे तो लिवर में बनती हैं लिपिड सबसे ज्यादा, and play an important role in the process of lipid digestion, absorption, synthesis, decomposition and transport. लिवर का नाम मैंने यहाँ इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे कि लिवर सेल्स में ज़्यादा काम होता है फैट्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा किस सेल में होंगे? लिवर के सेल्स में होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा किस सेल्स में होंगे? लिवर के सेल्स में होंगे, क्योंकि लिवर हमारा इस सब के साथ डील करता है। किस सब के साथ? फैट्स की ब्रेक डाउन, फैट्स की फॉर्मेशन, फैट्स की सिंथेसिस के साथ। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसने फॉर्म करना है? आप समझ गए हैं, आपके लिवर ने फॉर्म करनी है फॉस्फोलिपिड। और कौन हेल्प कर रहा है उन्हें? उन्हें हेल्प कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहले मैसेज आया होगा बनाने के लिए न्यूक्लियस से, तो वो मैसेज रिसीव किया होगा ईआर ने, रफ ने फिर प्रोटीन्स बनाई, उसके मुताबिक मैसेज को डील किया, आगे भेजा, फिर स्मूथ में चला गया, स्मूथ ने प्रोसेस किया और उसको फॉस्फोलिपिड बनाया। और यूं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बना। फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी। लोग कहते हैं मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, तो वो जो खाना खाते हैं और एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, तो वो सारा उनका खाना स्टोर हो जाता है। और स्टोर जिस भी फॉर्म में होता है वो कौन बना रहा है? वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है लिवर को ये सारी फॉर्मेशन में। ठीक हो गया। ओके, अब ट्रांसपोर्ट की बात आई। This is my favorite figure showing the movement of these protein molecule from nucleus to the intestine, to the destined अपने जो locations है ना वहाँ पहुँचने के लिए। Okay, this is nucleus, and then these are the nuclear pores you can see, and the outer membrane of the nucleus. You can see in this figure very clearly that outer membrane is connecting with the rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिल लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, फ्रिल लाइक है, मगर आपस में सारी कनेक्टेड है। फ्लैटेंड सैक्स इनके लिए वर्ड यूज होता है। चैनल ऑफ इंटरकनेक्टेड। अच्छा, अब ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स हैं, ये सब इसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स ये अंदर पर्पल पर्पल कोई चीज़ बना रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं, देख रहे हो, प्रोटीन्स बना के अंदर रखी हुई हैं। फिर इसमें से एक पैकेट निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस मैंने पढ़ा दी है, मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, आप देखिएगा ज़रूर। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसमें से ये बाहर निकलेगी बर्ड बन के। जब ये निकल के बाहर आ जाएगी तो इसके अंदर देखो प्रोटीन है इस पैकेट के अंदर। इस पैकेट का नाम ट्रांसपोर्ट वेजिकल है, या इस पैकेट को हम ईआर वेजिकल भी कह देते हैं, क्योंकि ये ईआर से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। इस वेजिकल में क्या है? इस वेजिकल में प्रोटीन्स हैं, जो अब कहाँ चली जाएंगी? आगे एक और ऑर्गेनल के पास चली गई हैं, थोड़ी देर में बताऊंगी। बहरहाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है कि सारी प्रोटीन्स इसमें डालनी है और डाल डाल के यहाँ भेजती जानी है इस वाले पार्ट में। अगर यहाँ से स्मूथ से बन के आएंगी तो स्मूथ से बन बन के इसमें आ जाएंगी ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में, और इस वाले ऑर्गेनल में चली जाएंगी। ये थोड़ी देर में डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, यहाँ तक वो समझ में आ गया कि जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका में स्मूथ का पहला काम था लिवर, लिपिड डाइजेशन, और दूसरा काम था ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन अब आपको आई होप के समझ आ गई है थोड़ी बहुत। ओके, लास्ट काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाए। जब भी आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाएगा तो उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। अब पहले देखते हैं कि टॉक्सिक मटेरियल कौन से हैं। टॉक्सिक मटेरियल है ड्रग्स, दवाइयाँ जो हम खाते हैं। फूड एडिटिव्स, यानी कि जो हमारे खानों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बाहर से आप जूस लेते हैं, जैम लेते हैं, ये जो भी प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, ख़राब नहीं होता यार, इतने इतने दिनों में एक्सपायरी डेट लगी होती है कि इतने दिन तक ख़राब नहीं होगा, तो उसमें
उसमें कुछ डाला हुआ होता है ना ऐसा कि वो उसे डेड हो जाने से, डेथ हो जाने से उसकी बचा के रखता है। तो एडिटिव्स डाले जाते हैं, फिर पोल्यूटेंट्स हैं हमारे अंदर जाते रहते हैं, फिर कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर कॉजिंग मटेरियल्स होते हैं, कोई वो हमारे अंदर चले गए हैं, तो उन सबको डिटॉक्स करना पड़ेगा, उन सबको हमारी बॉडी से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। या अगर वो थोड़ी देर के लिए बॉडी में रहना चाहते हैं या उन्हें रहना पड़ेगा तो उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए कि हमारी बॉडी के लिए तकलीफ देना हो। ओके, ठीक हो गया। अब आपके सर में दर्द होता है तो आप एक गोली खा लेते हैं। दर्द तो सिर्फ सर में के सेल्स में ही हो रहा है ना, बाकी जिस्म में तो नहीं हो रहा, मगर दवाई तो हर सेल में चली गई। पठान वाला सीन तो नहीं है ना कि उल्टे लटक गए तो जी सर में दर्द था तो इसलिए गोली खाई है, तो मैं भी, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो आप खाना खाओगे तो पूरी आपकी डाइजेशन के थ्रू और ब्लड में एंटर होगा और हर सेल में चली जाएगी वो दवाई, हालांकि नीडिंग ही नहीं है। तो हर सेल में दवाई अब कैसे ख़त्म करेगा, कौन ख़त्म करेगा? दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खूबसूरत तरीन एग्जाम्पल ये है कि शायद कभी आपने किसी को सुना हो कि कोई कंप्लेन करता है कि यार जब तक कि मैं दवाई खाता रहता हूँ मेरे सर का दर्द या मेरे फलान जो भी जिसमें कहीं दर्द है वो ठीक रहता है, मगर जैसे दवाई का असर ख़त्म होने लगता है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। शायद कभी आपने ऐसी कोई बात किसी बड़े ने आपसे की हो या कोई कर रहे हो आपस में तो आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी दवाई का असर, जब उसका दर्द कम रहा जब तक कि बॉडी में या ब्लड में वो मेडिसिन रही, लेकिन जैसे ही सेल्स में से मेडिसिन को डिटॉक्स कर दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, स्पेशली स्मूथ ने पकड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है ना, उसको लेस टॉक्सिक कर दिया। सेल वो तो कहता है ये सेल के लिए अच्छी चीज़ नहीं, इसको बाहर निकालो, उसको पसंद नहीं है, तो फिर आपके सेल्स इसमें से डिटॉक्स कर देता है। एक और आपने एग्जांपल देख रही है अक्सर मूवीज में या ड्रामास में देखा आपने कि लोगों ने कुछ वाइन या अल्कोहल वगैरह यूज़ की होती है, तो वो आते हैं, उनको नशा चढ़ा हुआ होता है, घर का दरवाज़ा बुरी तरह से खोलते हैं, मिसबिहेव करते हैं और सो जाते हैं, मगर सुबह उठते हैं तो वो नॉर्मल हुए हुए होते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि रात को जब उन्होंने वो अल्कोहल यूज़ की थी तो वो उनके सेल्स में चली गई थी और उसका एक प्लेयर इफेक्ट आता है, वो अपने होश में नहीं थे। लेकिन सुबह तक क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वो टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्स कर दिया और उसको अपनी अपनी जहाँ पे भी उसको उस फॉर्म में ले आए कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह ना रहे वो, ठीक है ना। तो आई होप कि बात समझ में आ गई है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ स्पेशली, ठीक है। ओके देन इज द एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको बहुत दफ़ा आ सकता है कि आप स्मूथ और रफ का डिफरेंस करें, एस सी आर और आर ई आर का। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट्स बने हुए मुझे मिले एक जगह, मैंने इसमें डाल दिया, आप यहीं से नोट कर लो। राइबोसोम्स एब्सेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट, प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। एस सी आर सेल मेम्ब्रेन के क्लोज है, आर ई आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज है। फॉर्म्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, मैंने आपको दिखाया था कि एस सी आर ट्यूब लाइक है और ये सिस्टर्नी है, फ्लैटेंड सैक्स हैं। फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, एस सी आर का अमाउंट ज़्यादा होगा कहाँ? लिपिड फॉर्मिंग सेल्स में, जैसे लिवर सेल्स, ठीक है। फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, और आर ई आर में चूंकि ज़्यादा प्रोटीन बना रहे होते हैं ये, तो ये उन सेल्स में होंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन्स बनती हैं। तो नीचे एग्जांपल्स हैं कि कौन से सेल्स हैं लिपिड फॉर्मिंग और कौन से सेल्स हैं प्रोटीन फॉर्मिंग। तो ये बेशक आप ना लिखो एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ तक आपके पास ये 1 2 3 4 वैलिड पॉइंट्स हैं इनके डिफरेंस के, ठीक है। फिर ये एक फिगर है छोटी सी इनकी डिफरेंस की, आप शक्ल देख सकते हो, ये सिस्टर्नी है, सैक लाइक, और ये ऐसी शक्ल होती है इनकी और इनकी ऐसी होती है कि आप एक फिफ्थ पॉइंट आप फिगर का भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनल इज गोल्गी अपरेटस। मैंने गोल्गी अपरेटस थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया, लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी दोबारा दिखेंगे। सो गोल्गी अपरेटस या गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। और ये अब सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी दी हुई है कि किसने आइडेंटिफाई किया था। सो दैट इज मिस्टर कमीलो गोल्गी। ही इज इटालियन फिजिशियन एंड ही डिस्कवर्ड सम फ्लैटेंड सैक्स। अब देखो ये भी वैसे ही हैं, इनकी शक्ल भी कैसी है जैसे अभी अभी हमने देखी थी ईआर की। ईआर भी कैसी थे? ईआर भी ऐसे ही फ्लैटेंड सैक्स थे, ठीक है ना। और ये भी फ्लैटेंड सैक्स हैं, इनका नाम भी सिस्टर्नी है और उनका नाम भी सिस्टर्नी है, ये आपने याद रखनी है बात। अच्छा अच्छा, अब ये देखो, ये इसके तो बहुत ही खूबसूरत सा बर्ड नजर आ रहा है। ये वाली कौन सी वेजिकल्स हैं? ये वाली वेजिकल्स वो हैं जो कहाँ से आई थी, जो आई थी, चलिए मैं इस फिगर को बड़ा करती हूँ।
ये वाली वेजिकल ईआर वेजिकल्स हैं। ईआर वेजिकल्स आई, इसके साथ मर्ज होती रही और इसकी वो सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है ना। तो ये बड़ा होता चला गया, ये बड़ा हो गया, मजीद बड़ा होता जा रहा है क्योंकि ये आती जा रही हैं, ऐड होती जा रही हैं साइड से। और फिर ये वाला बड़ा हो गया ना, अब अगला वाला फिर छोटा हो गया क्योंकि इसमें से सेल मेम्ब्रेन टूट के यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हो रही थी, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हुई है, ठीक है ना। सो ये गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस किस तरह फॉर्म हुआ है? बाय द इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक हो गया, जो कहाँ से आती हैं, जो ईआर से आती हैं और उनके अंदर प्रोटीन होती हैं। अभी हम देखेंगे कि ये क्या करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई, जैसे वो इंटरकनेक्टेड सैक्स थे ऐसे ये भी इंटरकनेक्टेड सैक्स हैं। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। ओके नेक्स्ट चलिए, ठीक है। नाउ जी स्ट्रक्चर, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, मेनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। उसी तरह बहुत सारे सिस्टर्नी हैं, देखो आपस में नीचे से नज़र आ रहे हैं ना, इंटरकनेक्टेड हैं। और ये बहुत सारे सिस्टर्नी हैं और ये जी एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, ठीक है ना, जैसे पाइल अप हुए हुए हो ओवर ईच अदर। कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्गी अपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आप गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है, तीन नाम है। सो दिस इज व्हाट इज गोल्जी apparatus। इसका स्ट्रक्चर था सैक ऑफ सिस्टर्नी, सैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स और which are stacked over each other. Okay. Now occurrence, they are present in both the plant cell and the animal cell. ये एनिमल सेल है। मैं को फिगर बड़ी करके दिखाती हूँ, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी ये फिगर। और ये देखो ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे थोड़ी सी दूर गोल्गी अपरेटस, ये है वही गोल्गी अपरेटस है, ठीक है ना। वहाँ पे भी छोटी सैक्स हैं, यहाँ पर भी छोटी सैक्स हैं और वजह बता चुकी हूँ कि क्यों है इस तरह, क्योंकि वहाँ से आ रही हैं, बन रही हैं, यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है ये, और ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। ये देखो बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्लांट सेल के लिखे बाहर बने हुए और गोल्जी भी बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनल्स पढ़े हैं प्लास्टिड्स के अलावा सारे दोनों में प्रेजेंट है ना, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स और सेल वॉल वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट थी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फंक्शन गोल्गी का। तो जो फंक्शन है जी, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स, ध्यान से पढ़ें, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम ईआर। अब ईआर से एक मॉलिक्यूल आया, ईआर से तो मॉलिक्यूल सिर्फ प्रोटीन्स ही होती हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं कुछ ना कुछ, एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब वो उसको पैक कर देते हैं स्मॉल वेसिकल्स में। These sacs are transported to various locations in cell or its exterior in the form of secretions। ये बात हमें इस तरह पढ़ के समझ नहीं आएगी, इस तरह समझ में आएगी। ओके, वही सेम फिगर है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से प्रोटीन का मैसेज आया, प्रोटीन का मैसेज इन ब्लू ब्लू बॉडीज यानी कि राइबोसोम्स ने रिसीव कर लिया। रिसीव किया मैसेज को, देखा भाई फलां प्रोटीन बनानी है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं ना, रेड कलर्ड प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो प्रोटीन्स बनानी है। अब वो प्रोटीन बनाने का मैसेज आ गया, इन्होंने मैसेज रिसीव किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना ली। अब ये सेल से बाहर भेजनी है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भेज डालनी है हमने, तो यहाँ से ये प्रोटीन बन गई। प्रोटीन जब इसने बना ली तो इसने एक पैकेट में पैक कर दी ईआर ने, ईआर वेसिकल के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ से ईआर से वो प्रोटीन इस दूसरे ऑर्गेनल में चली गई। ये ऑर्गेनल मैंने उस टाइम नाम नहीं बताया था आपको, ये द गोल्जी अपरेटस, देख लो इंटरकनेक्टेड सैक्स हैं और ये भी सिस्टर्नी कहलाते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर ये वाली वेसिकल इसमें आके अटैच हो गई, मर्ज हो गई, ठीक है ना, मर्ज हो गई, इसकी प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी में आ गई। अब गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? गोल्जी बॉडी का काम होता है इस प्रोटीन को चेक करे, अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करे और इसको बताए कि तुमने कहाँ जाना है, मतलब कि सॉर्टिंग करेगा, ये पैकेजिंग करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी। पहले देख सारी प्रोटीन्स को अलग अलग करना है उसने, ठीक है ना, फिर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो मॉडिफाई करेगी। आपने पढ़ा था ना ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो अब क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, ये ठीक है ना, यानी कि अगर प्रोटीन में ग्लूकोज लगा दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन में लिपिड लगा दिया तो लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं। वो बनाई, मॉडिफाई किया उन प्रोटीन्स को, प्रोटीन को मॉडिफाई करने के बाद उस पर एड्रेस लगाया, आपने कहाँ जाना है, ठीक है ना, उसको बताया। ये समझ लो कि ये इसका सेल्स का, जैसे हमने बताया था ना माइटोकॉन्ड्रिया वार्डा है, इस तरह ये इसका टीसीएस है, ठीक है ना। ये टीसीएस है और ये पहले सबको अलग अलग करता है, फिर एड्रेस के मुताबिक ड्रॉप कर देता है प्रोटीन्स को। अब कुछ प्रोटीन्स
एक इसमें से कैसे निकलेंगी जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, मॉडिफिकेशन भी हो गई, पैकेजिंग भी हो गई, अब ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्ट हुई, ये देख लो वेसिकल खोल के भी दिखा दिया, उसके अंदर प्रोटीन है। अब हो सकता है ये सेल से बाहर के लिए प्रोटीन है, ठीक है ना, कोई एंजाइम है बाहर से क्रिएट करना है। ये तो इसने क्या किया, ये जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हुई और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसने वो प्रोटीन बाहर ड्रॉप कर दी। हो सकता है सेल के अंदर ही नीडेड हो, ये भी हो सकता है कि सेल से बाहर नीडेड हो। तो एक दफ़ा फिर हम इसका फंक्शन देख के आते हैं। इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम ईआर, उन्हें मॉडिफाई करती है एंड पैक देम इनटू स्मॉल वेसिकल्स, और फिर उनको स्मॉल वेसिकल्स में पैक कर देती है, जिनका नाम होता है गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है ना। पहले इन वेसिकल्स का नाम ईआर था क्योंकि ये ईआर से आ रही थी, अब इनका नाम गोल्जी वेसिकल्स है क्योंकि ये गोल्जी से जा रही हैं। तो दीज सैक्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशंस इन सेल और टू इट्स एक्सटीरियर। अब वो जो गोल्जी वेसिकल्स हैं वो सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और जो गोल्जी वेसिकल्स हैं वो सिक्रीशंस की फॉर्म में सेल से बाहर भी निकल जाती हैं, जैसे इस फिगर में दिखा रहे हैं। ठीक हो गया। सो आप, आई एम होपिंग कि आपको पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस इज़ योर गोल्जी एपरेटस और ये और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछने हैं, लिखना है, ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं या क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूं। और आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ध्यान से पढ़ें, लेक्चर्स को ध्यान से सुने, और ताकि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों से हमें फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।